Hello students, I am Dr. Nilesh Sawan and I am back today with the last lecture on the topic photosynthesis. So हमने photosynthesis कैसे होता है उसके अलग अलग साइकिल्स देखे, देन कुछ प्लांट्स के मॉडिफिकेशंस देखे जो C3 मतलब रेगुलर C3 तो सभी प्लांट्स में होता है, अपार्ट फ्रॉम C3 हमने C4 एंड कैम पाथवे भी पढ़ा है. सो एक लास्ट पार्ट जो बचा है वो ये दो तीन छोटे टॉपिक से. पहले तो फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस और ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर, एंड लास्ट एक और है कि सिग्निफिकेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस मतलब इसका इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो हम देखेंगे फटाफट. चलो देखते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस. पहला दिया है लाइट. अब देखो व्हाट आर द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर. सबको पता है लाइट कितनी इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के लिए, बिकॉज इसी की बदौलत एटीपी सिंथेसाइज होता है. ठीक है, लाइट का मेन मकसद क्या है, प्लांट के जो लाइट रिएक्शंस है उसमें एटीपी का फॉर्मेशन इससे होने वाला है. ठीक है, NADH2 का कुछ हद तक बोल सकते हो, बट एटीपी मतलब जो लाइट एनर्जी इज मेनली कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी. तो सिंपल है, लाइट एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बट लाइट हमें दोनों हिसाब से, क्वांटिटी मतलब सादी भाषा में हम इसे इंटेंसिटी कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट मैटर करेगी, एंड इवन द क्वालिटी. ठीक है, क्वालिटी मतलब सादी भाषा में फ्रीक्वेंसी, कौन सा कलर, ठीक है, ऑफ लाइट. अब वैसे तो हमने पढ़ा है अल्ट्रावायलेट और इनमें तो ज्यादा काम नहीं करता, विजिबल हमने पढ़ा है. फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन में कौन आते हैं, तो विबग्योर. ठीक है, सबको पता है हाईएस्ट रेट, ठीक है, हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस सबसे पहले तो रेड लाइट में है, फॉलोड बाय ब्लू लाइट. मतलब अगर हम इसकी स्टैट्स देखें, इफ यू स्टडी इट प्रॉपर्ली, तो रेड लाइट में सबसे मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस सभी प्लांट्स दिखाते हैं. रेड के बाद जो नेक्स्ट प्रेफर्ड लाइट है वो ब्लू है. ठीक है, दोनों की जो एनर्जी है वो इनफ है टू एक्साइट दी chlorophyll in that sense. So high rate is seen is that, and almost minimum या जीरो बोला तो भी चलेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस हमें देखने को मिलता है इन केस ऑफ ग्रीन लाइट. इसलिए तो पत्ते हरे हैं, वो पूरी लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं या ट्रांसमिट कर देते हैं. ग्रीन लाइट में सबसे कम या ना के बराबर फोटोसिंथेसिस तुम पकड़ सकते हो, बाकी मतलब थोड़ा थोड़ा है. सो क्वालिटी में फर्क यह है कि फ्रीक्वेंसी इंपॉर्टेंट है लाइट की, कि रेड और ब्लू लाइट में सबसे मैक्सिमम. इवन ऐसा है रात के समय मतलब 6 बजे तक तो धूप होती है. सपोज तुमने एक प्लांट को एक ऐसे कमरे में रखा है जिसमें रेड बल्ब जल रहा हो, रेड लाइट चल रही हो, एंड ऑब्वियसली इट्स ऑफ क्वाइट अ पावर, सम वैट का है, एंड वो रेड लाइट एमिट कर रहा है. ये भी ध्यान दो, रात भर फिर वो प्लांट फोटोसिंथेसिस करेगा. देखो प्लांट्स को इससे फर्क नहीं पड़ता लाइट कहां से आ रही है. ठीक है, वो थोड़ी पहचानते कि ये लाइट, उन्हें फ्रीक्वेंसी जानते, वो वेवलेंथ जानते हैं लाइट की, कलर की वेवलेंथ. सो अगर वो लाइट उन्हें मिल रही है, फिर वो सन से हो या आर्टिफिशियल सोर्स से हो, फिर वो रेड लाइट में रात भर भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं. ठीक है, सो उन्हें अगर रेड लाइट मिली, प्रॉपर इंटेंसिटी की लाइट मिली, रेड लाइट एंड दैट ऑफ प्रॉपर इंटेंसिटी, श्योरली ये रात भर भी फोटोसिंथेसिस हम इनसे करवा सकते हैं. ठीक है, और इसमें यह भी देखा गया है कि उनको कोई नुकसान भी नहीं होता. मतलब 24 घंटे भी प्लांट अगर फोटोसिंथेसिस करे तो कोई नुकसान प्लांट में फिलहाल विजिबल तो अभी तक तो नहीं देखा गया है. तो क्वालिटी समझिए, इंटेंसिटी भी जरूरी. जनरली डिफ्यूज्ड एंड व्हाट यू कैन से डिफ्यूज्ड बट स्लाइटली डिफ्यूज्ड, स्लाइटली डिफ्यूज्ड स्टेट में, बट हाई इंटेंसिटी में, जिसे हम थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी बोलते हैं, जनरली उठना चाहिए. एकदम स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड रहेगी लाइट तभी भी प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा. स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड में फोटोसिंथेसिस का रेट उल्टा घट जाएगा, डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. इवन एकदम डीम लाइट भी रही तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होगा. डल लाइट, जैसे अभी रेनी सीजन्स में हम देखते हैं काले बादल जब घिरे हुए रहते हैं तो इंटेंस लाइट हमें मतलब हमें उजाला तो थोड़ा बहुत नजर आता है,
बट तुम देख सकते हो जब काफी काले बादल घिर आते हैं, दिन में भी रात जैसा लगता है, बट एकदम रात नहीं। पर जो लाइट आ रही है सन की वो बहुत ही डाइल्यूटेड, मतलब क्या बोल सकते हैं, डिम लाइट जिसे अपन बोल सकते हैं, डल लाइट, एंड उसकी इंटेंसिटी उतनी नहीं होती। तो याद रखो ऐसे वक्त में वो फोटोसिंथेसिस नहीं भी करेंगे। एक सर्टेन थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी चाहिए, उस इंटेंसिटी के ऊपर है तो फोटोसिंथेसिस होगा, अगर उसके नीचे है तो वो नहीं होगा। मतलब दिन में भी प्लांट्स फोटोसिंथेसिस फिर नहीं करेंगे। तो अगर देखो किसी दिन एकदम काले, बहुत काले बादल घिराए हैं एंड ऑलमोस्ट इट सीम्स, मतलब 6-7 बजे भी शाम के, मतलब एकदम रात के जैसा माहौल नजर आ रहा है, याद रखो भले हमें थोड़ी बहुत सनलाइट नजर आ रही है, प्लांट्स को जो इंटेंसिटी चाहिए सनलाइट की वो नहीं। हाँ, फ्रीक्वेंसी शायद मिल रही है, बिकॉज व्हाइट लाइट हैज ऑल द 7 कलर्स। ये एक एग्जांपल एमसीक्यू बहुत हमेशा आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आता है प्लांट्स मैक्सिमम रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कौन सी लाइट में दिखा दे? वो लोग भी होशियार है। रेड लाइट फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ब्लू लाइट, थर्ड व्हाइट लाइट, फोर्थ ग्रीन लाइट। अब बच्चों को ये याद रहता है कि रेड, बच्चे रेड टिक करके आते, 0 मार्क्स लेके आते। कैसे? क्योंकि उसमें एक ऑप्शन पढ़ो व्हाइट लाइट है, एंड व्हाइट लाइट में विबग्योर, मतलब रेड भी है ब्लू भी है उसमें, तो व्हाइट लाइट में सबसे ज्यादा रेट से वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो याद रखो, अगर सिंगल कलर पूछा होता है, रेड ब्लू येलो ग्रीन, तो रेड, ठीक है। और ऑप्शन अगर व्हाइट ऑप्शन आता है तो उसमें रेड ब्लू दोनों, रेड ब्लू क्या, ऑरेंज येलो ब्लू इंडिगो सब है सिवाय ग्रीन छोड़ के, तो वो सारे वेवलेंथ्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हाइट लाइट में मैक्सिमम पकड़ा जाएगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट गिव रीजन याद रखोगे। तो लाइट समझिए सबको, क्वालिटी वाइज रेड ब्लू लाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी उतने नहीं, ग्रीन तो बिल्कुल ही नहीं। रही बात इंटेंसिटी की, एक सर्टेन थ्रेशोल्ड इंटेंसिटी चाहिए जिसकी मदद से क्लोरोफिल का इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके। सो फॉर दैट रीजन इंटेंसिटी जरूरी है। डल इंटेंसिटी या बहुत स्ट्रांग हुआ तो भी फोटोसिंथेसिस नहीं होता, इट स्लोस डाउन। सो ये है फर्स्ट फैक्टर, दैट इज होप सो लाइट सबको समझा है। तो दिस इज द ओनली टेक अवे पॉइंट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। सो तुम भी एंट्रेंस के लिए उतना ही याद रखोगे एंड बोर्ड्स के लिए भी। CO2, अब CO2 भी एक लिमिटिंग कॉन्सेंट्रेशन है। जैसे एग्जांपल, जब बहुत ब्राइट सनलाइट होती है, एकदम स्ट्रॉन्ग हीट, हाई टेम्परेचर, तो सबको पता है स्टोमेटा बंद कर लेंगे प्लांट्स, क्यों? उन्हें ट्रांसपिरेशन नहीं करना। बट पानी न छोड़ने के पीछे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि CO2 भी लिमिटिंग हो सकता है। सबको पता है वैसे तो एटमॉस्फेरिक CO2 का परसेंटेज 0.03% है, पर देखा ये गया है कि अगर कॉन्सेंट्रेशन, अगर मैं ये है एंड दिस इज अमाउंट ऑफ CO2, सो एक नहीं, कॉन्सेंट्रेशन वही हो गया, एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 एंड रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस अगर मैं देखूं तो सपोज ये 0.03, 0.05, 0.08, 0.1 एंड सो ऑन, ऐसे अगर ये है कॉन्सेंट्रेशन। सो देखा ये गया है कि एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन तक जैसे जैसे CO2 बढ़ता है, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा। अच्छा है ना, हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, पर एक पॉइंट आने के बाद उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, मतलब इट विल गो फ्लैट, मतलब ये जो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस है इट विल बिकम स्टेबल। सो स्टार्टिंग में तो इट इज प्रोपोर्शनल, बट एक सर्टेन कॉन्सेंट्रेशन आने के बाद रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस स्टेबलाइज होगा, इट बिकम्स इंडिपेंडेंट ऑफ, अगर इसके आगे और कितना भी बढ़े प्लांट उससे आगे काम नहीं करेगा। बुक में उन्होंने 1% दिया है, मतलब यही मैक्स जो लेवल है वो 1%, अगर 1% से ऊपर चला गया तो फिर स्टिल जो मैक्सिमम रेट है ऑफ फोटोसिंथेसिस व्हिच इज एट 1%, वो थ्रू आउट मेंटेन है, मतलब 1 का 2 किया, 2 का 3 किया, स्टिल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी सिमिलर व्हिच इज एट 1% के लिए जो था वो है। सो सादी भाषा में रेट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2 बढ़ेगा, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बढ़ेगा, बट एक लिमिट तक, उसके बाद उसके ऊपर कोई असर होता हुआ नजर नहीं आता। ऑब्वियसली अगर कम हो गया तो श्योरली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम हो जाएगा। नेक्स्ट है वाटर, ये दो छोटे टॉपिक्स है। अब सबको पता है वाटर का सबसे मेन काम है क्या? फोटोलिसिस ऑफ वाटर में इलेक्ट्रॉन दिया जाता है क्लोरोफिल को स्टेबलाइज करने के लिए, मतलब पानी से
जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो क्लोरोफिल को स्टेबिलाईज करता है। मतलब तुम समझ सकते हो, एंड तुमने देखा है पानी का ज्यादातर इस्तेमाल डार्क रिएक्शन में, सिर्फ लाइट रिएक्शन में, वो भी नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में है। पर तुम समझ सकते हो अगर पानी कम होगा तो फोटो क्लोरोफिल को स्टेबिलाईज कौन करेगा? अगर क्लोरोफिल स्टेबिलाईज नहीं होगा तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड। सो पानी ना होने से क्लोरोफिल पिगमेंट कम हो जाएगा क्योंकि इट विल स्टार्ट टू गेट डिस्ट्रॉयड। एंड अगर लाइट रिएक्शंस ही नहीं होंगे तो डार्क रिएक्शंस भी नहीं होंगे, क्योंकि लाइट रिएक्शंस का जो फोटो सिस्टम 2 है वो पानी के भरोसे है। पानी जब तक इलेक्ट्रॉन सप्लाई नहीं करेगा तब तक वो स्टेबिलाईज नहीं होगा। अगर वो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन हैम्पर हो गया तो NADPH2 भी नहीं बनेगा, एंड प्लस ATP तो और भी ठीक है, ATP तो भी साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से बन सकता है, बट NADH2 नहीं बनेगा, ऑक्सीजन लिबरेट नहीं होगा। सो पानी भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसके 2-3 मेन फंक्शन है। प्लस सेल के अंदर भी तुम सबको पता है जो प्रोटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म, उसमें भी एक फ्लूइड, एक ऑस्मोटिक प्रेशर डेवलप करने का काम पानी का है, नहीं तो सेल्स विल टर्न फ्लैसिड। ठीक है, सो बहुत इंपॉर्टेंट काम है, क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट करेगा, सेल में एक लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है सो दैट द केमिकल रिएक्शंस कैन ऑकर। सो ये पानी का इंपॉर्टेंस, इसलिए झाड़ को अगर पानी नहीं मिला फोटोसिंथेसिस रुक जाएगा क्योंकि लाइट रिएक्शंस रुक जाएंगे, खास करके नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, एंड प्लांट विल इवेंचुअली डाई। ठीक है, सो खाना नहीं बनेगा, भूख से ही प्लांट खुद मर जाएगा। ठीक है, सो वाटर इज आल्सो वेरी क्रिटिकल फॉर दैट। नेक्स्ट है टेम्परेचर। नाउ सबको पता है फोटोसिंथेसिस में ऑब्वियसली बहुत ज्यादा एंजाइम्स का भी इस्तेमाल होता है, क्योंकि हर रिएक्शन जो हमने देखी कोई ना कोई एंजाइम्स तो कंट्रोल कर ही रहा है। एंड सबको पता है एंजाइम्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स। और प्रोटीन्स की एक खूबी बोलो या खामी बोलो, दे आर हीट सेंसिटिव। ठीक है, सो इवन फोटोसिंथेसिस के साथ है 25 से लेके 30 डिग्री, ये उसका सबसे ऑप्टिमम टेम्परेचर है जहां पे फोटोसिंथेसिस एकदम अच्छे रेट से चल रहा है ना। मतलब इसमें भी अगर हम देखेंगे फोटोसिंथेसिस एंड टेम्परेचर की अगर बात करता हूं, सो सपोज मैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 ये डिग्री सेल्सियस की बात कर रहा हूं। सो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा हम देखते हैं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता है। सडनली नियर 55 रफली, शायद 55 है, हाँ 55 ये उसका पीक स्टेज है जहां पे फोटोसिंथेसिस अपने पीक पे काम कर रहा है। देन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा उल्टा फोटोसिंथेसिस का रेट घटेगा, क्योंकि हाई टेम्परेचर से क्या होगा, प्रोटीन्स अनस्टेबल हो गए, एंजाइम्स डिस्ट्रॉय होने शुरू हो जाएंगे, एंड फॉर दैट रीजन रेट थोड़ा कम होगा। एंड सर्टेन एट 70, 75 इट विल लिटरली स्टॉप, क्योंकि ये वो पॉइंट है खास करके 70 to 75 के करीब, 70s के करीब आएगा ये, जहां पे क्लोरोफिल डिस्ट्रॉय हो जाएगा। अब क्लोरोफिल भी एक प्रोटीन है, हमको पता है, दूसरे भी एंजाइम्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। जब एंजाइम्स ही नहीं बचेंगे तो रिएक्शंस कहां से होंगे। सो 55 ये मैक्सिमम, मतलब जो डेजर्ट प्लांट्स है वो 55 पे, अब वो भी अपने पीक पे काम कर रहे हैं। उससे आगे अगर गया सो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल डिक्रीज, बिकॉज प्रोटीन्स पे असर पड़ेगा एंड पिगमेंट पे असर पड़ेगा, एंड इवेंचुअली वो पिगमेंट्स कभी ना कभी तो डिस्ट्रॉय होंगे एट नियर अबाउट 70 के करीब। इसलिए सबसे कंड्यूसिव माना जाता है, अगर हम बोलेंगे 20 से 35 ये वो ब्रैकेट है जिसमें प्लांट डजंट सफर एनी डैमेज। उल्टा यहाँ पे भी बोलो तो थोड़ा बहुत प्लांट को नुकसान उठाना पड़ता है बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर, बट स्टिल इट इज मैनेजेबल। ये वाले जो रेंज है वो मैनेजेबल, तो ये सबसे ऑप्टिमम रेंज है। बुक में 35, 25 to 35 पकड़ो, बुक में शायद 20 से 35 ही है, 35 इज द ऑप्टिमम वन। ठीक है, सो 20 to 35 ये सबसे बेस्ट रेंज है। हाँ, बट हाईएस्ट रिकॉर्डेड जो है वो 55 डिग्री सेल्सियस पे है, लेटर ऑन इट डिक्रीजेस। तो ये तो टेम्परेचर का रोल अगेन आता है प्रोटीन्स एंड ये सब चीजों पे। टेम्परेचर चाहिए भी क्योंकि इंटेंसिटी फिर उससे हम नाप सकते हैं, क्योंकि अगर लोअर इंटेंसिटी रहेगी तो गर्मी भी उतनी कम बनेगी। सो in this way these are the what you can say first 4 factors which are responsible for the rate of photosynthesis. hope so ये सबको समझा है। अब कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी है, मतलब
प्लांट या लीफ के फैक्टर, जैसे एग्जांपल उनका क्यूटिकल। क्यूटिकल क्या होता है? सो एक प्रोटेक्टिव लेयर होता है लीव्स के ऊपर। अब वो कितना थिक है, अगर ज्यादा थिक होगा तो ऑब्वियसली सनरेज थोड़ी इंटेंसिटी कम होगी, बट नेवरदलेस वो कंड्यूसिव होगा। टेम्परेचर 55 की जगह 50 अगर इस लीफ का रहेगा तो स्टिल द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल बी हायर। सो बोलने का मेरा मकसद है द थिकनेस ऑफ क्यूटिकल विल मैटर। देन स्टोमेटास का नंबर भी मैटर करता है, क्योंकि जितने कम स्टोमेटास उतना कम CO2 अंदर जाएगा। बट वही कोई प्लांट है जिसके पास ज्यादा स्टोमेटास है, तो ज्यादा CO2, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज। सो स्टोमेटा इसे अंदर के जो सेल्स है मेसोफिल पैरासाइट्स मैंने बताया, तो उनमें क्लोरोप्लास्ट का कंटेंट कितना है। जो डार्क ग्रीन लीव्स होते हैं वो ज्यादा रेट से फोटोसिंथेसिस करते हैं, जो लाइट ग्रीन होते हैं वो थोड़े कम रेट से फोटोसिंथेसिस, मतलब ये सब आएंगे इंटरनल फैक्टर्स में। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ लीव्स, साइज ऑफ लीव्स, स्टोमेटा ऑन लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, एंगल ऑफ लीव्स। ठीक है, क्योंकि सिंपल है, अगर ये ब्रांच है और अगर पत्ता ऐसा है तो ऑब्वियसली पूरा सरफेस एरिया मिल रहा है फॉर सनलाइट। बट अगर यही अगर 45 डिग्री पे है तो मैक्सिमम सनलाइट यहाँ पे नहीं आ सकती, ऑब्वियसली कम आएगी। ठीक है, सो इस तरीके से लीव्स की अरेंजमेंट भी मायने रखती है कि कैसे है, सो दैट मैक्सिमम रेट से फोटोसिंथेसिस किया जा सके। ठीक है, तो दीज आर ऑल इंटरनल। अब मैंने कुछ एक्सटर्नल बताया, अभी लीफ का एंगल वगैरह ये एक्सटर्नल फैक्टर है, मैंने यहाँ पे इंटरनल लिखा है, बुक में भी इंटरनल दिया है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी बहुत सारे, जैसे एग्जांपल अगर ट्रॉपिकल जंगल है तो पूरे पेड़ ने क्या कर लिया था, मतलब ऊपर की पूरी कैनोपी ढक जाती है, कैनोपी ऑफ द ट्रीज है वो पूरा सनलाइट को बंद कर देंगे। नीचे वाले प्लांट्स क्या करेंगे, सो उधर तक सनलाइट नहीं पहुंचती, उतनी इंटेंसिटी नहीं पहुंचती, तो उनका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी डिक्रीज होता है। सो दीज आर द मेन फैक्टर्स एंड द लास्ट है ब्लैकमैन्स लिमिटिंग फैक्टर। वो क्या बोलता है, फोटोसिंथेसिस को ये सारी चीजें चाहिए, बराबर, ये सारी लाइट, पानी, टेम्परेचर, ये सब जरूरी है, बट एट अ गिवन टाइम जो फैक्टर सबसे स्लोएस्ट होगा वो स्लोएस्ट फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को डिटरमाइन करेगा, या जो फैक्टर की कमी होगी, लिमिटिंग या वन विच इज प्रेजेंट एट द लोअर लेवल, मिनिमम लेवल, और इट माइट बी एब्सेंट, सो वो फैक्टर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस को कंट्रोल कर रहा है। अब जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, 2-3 एग्जांपल देता हूं मैं। पहला, समर सीजन ले लो। अब समर सीजन में लाइट की तो कोई कमी नहीं है, समर सीजन बोला है तो लाइट की तो कोई कमी नहीं, इंटेंसिटी की कमी नहीं, CO2 की तो ऐसी कमी नहीं है, बहुत ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसमें CO2 ज्यादा है। कम क्या होगा, पानी, टेम्परेचर भी बराबर है, पर होता क्या है, समर सीजन में सूखा पड़ता है ऑब्वियसली। अगर प्लांट के पास उधर पानी नहीं है, सॉइल में पानी नहीं है उतना, सो इट डिपेंड, मतलब अब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसके ऊपर डिपेंड करेगा, पानी के लेवल पे, या पानी कितना वो एब्जॉर्ब कर रहा है, वो सब चीजों पे। इफ पानी इज फाइन तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी फाइन है, क्योंकि अब वहां पे कमी पानी की है, तो पानी कितना कम है तो उस हिसाब से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस एडजस्ट होता है। सो जैसे समर सीजन में तो लिमिटिंग फैक्टर वाटर है। अब ऐसा कुछ नहीं, लिमिटिंग फैक्टर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, जैसे एग्जांपल वही समर सीजन में बहुत गर्मी जब होती है तो CO2 भी लिमिटिंग फैक्टर हो सकता है, बिकॉज स्टोमेटास अगर बंद हो गए तो CO2 भी नहीं अंदर जाएगा। सो CO2 और पानी की कमी के कारण रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस घटता है। इसका कॉन्ट्ररी, उल्टा, मैं रेनी सीजन लेता हूं। अब रेनी सीजन में पानी की तो भरमार है, CO2 का कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेम्परेचर भी नॉर्मल रहता ही है, पर एक प्रॉब्लम है लाइट। अगर बादल घिर आए हैं तो लाइट की इंटेंसिटी भी प्रॉपर चाहिए, या लाइट की मतलब जो पहली बात तो पड़नी चाहिए, इंटेंसिटी और क्वालिटी तो ये दूसरा है, बट इंटेंसिटी सबसे मेन है, बिकॉज डल और डिफ्यूज, वेरी डिफ्यूज सनलाइट विल कम इन दैट स्टेज, तब लाइट विल बी द लिमिटिंग फैक्टर। तो जिन कारणों से रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इन्फ्लुएंस होता है वो कारण जनरली इज ऑन आइदर इन मिनिमम or it is on the lower side. That's the reason why rate of photosynthesis has decreased. ठीक है, so this is the Blackman's law of limiting factor. Limiting मतलब क्या, कौन फोटोसिंथेसिस के लिए हिंड्रेंस पैदा कर सकता है, कोई भी कर सकता है टेक्निकली, डिपेंड्स ऑन द कंडीशन। उस कंडीशन में कौन सा फैक्टर ज्यादा डोमिनेंट है, मतलब जो सबसे मिनिमम अमाउंट में प्लांट्स के पास है,
तो वो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कंट्रोल करेगा। होप सो ब्लैकमैन्स लॉ ऑफ लिमिटिंग रिएक्टेंट समझा है। लास्ट बट नॉट लीस्ट सिग्निफिकेंस, सबसे पहला सिग्निफिकेंस, ये इकलौता ऐसा साइकिल है जो कार्बन को फिक्स करता है, नहीं तो कोई नेचर में दूसरा कोई प्रोसेस नहीं है जो रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करे। ये रिलीज्ड कार्बन डाइऑक्साइड जो अपने ब्रीदिंग से है, फॉसिल फ्यूल्स के बर्निंग से, जो भी है, ये सब उसे यूज करके फिक्स करता है। सेकंड, वो इसका फायदा, ये पूरे वर्ल्ड के लिए दीज आर प्रोड्यूसर्स, सो खाना जो है वो पूरे लिविंग वर्ल्ड के लिए प्लांट्स बनाते हैं। सो सेकंड। थर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस करते हैं जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल के लिए जरूरी है। चौथा, ये सबसे मेन काम लाइट एनर्जी को फिक्स कर रहा है इनटू केमिकल एनर्जी दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फूड, जो वुड में या जैसे स्टेम या मतलब प्लांट्स में स्टोर होता है। यही चलकर आगे फॉसिल फ्यूल्स बनते हैं। कोल जो जंगलों के डिकम्पोज होने से, लकड़ी के डिकम्पोज होने से कोयला बनता है, कोल। सो कोल क्या है, तो यही सन की एनर्जी है जो केमिकल फॉर्म में स्टोर्ड है कोयले में, और जब हम इसे बर्न करते तो हमें वो एनर्जी मिलती है। सो वो भी देन फोटोसिंथेसिस की है, ठीक है। जो फॉसिल फ्यूल्स भी हमें मिलते हैं वो भी देन की उधर उनमें सनलाइट ही ट्रैप्ड है इन द फॉर्म ऑफ केमिकल एनर्जी एंड वी आर यूजिंग इट, ठीक है। प्लस फोटोसिंथेसिस का एक लास्ट जो एक है, इट हेल्प्स टू कीप अ बैलेंस बिटवीन O2 एंड CO2 जो है, ठीक है। नेचुरली हवा में O2 बहुत ज्यादा है, CO2 एक लिमिट है, बट अगर CO2 बढ़ गया तो ये उसे कम करेगा, O2 भी बैलेंस करेगा। सो नेचर में जो एक बैलेंस है बिटवीन दी गैसेस जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कर रहा है। सो होप सो सबको इवन सिग्निफिकेंस फोटोसिंथेसिस हमारे लिए क्यों जरूरी है, मतलब देखो हम फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहे बट वी रिलाई ऑन फोटोसिंथेसिस, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो प्लांट से आता है, ठीक है। अच्छा तुम बोलते नहीं सर मैं नॉनवेज हूं, पर ठीक है, जैसे एग्जांपल दे रहा हूं, लायन है, टाइगर। अब हम जनरली इन एनिमल्स को जब हम देखते हैं तो ये जीते किसके ऊपर है, हर्बीवोर्स, और हर्बीवोर्स किस पे जीते हैं, घास पे या प्लांट्स पे। सो जो भी है, बकरी है, डियर है, ज़ीब्रा है, जो भी है, बफेलोज है, ये सब क्या है, सो दीज आर हर्बीवोर्स एंड दे डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड, एंड कार्निवोर्स फिर इनके ऊपर डिपेंडेंट है। तो इनडायरेक्टली हम यही बोल रहे हैं ना, फोटोसिंथेसिस का ही जो है वो इनडायरेक्टली हायर एनिमल्स में भी पहुंचता है। इसलिए इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइफ प्रोसेस ऑफ द एनवायरमेंट। ह्यूमन बॉडी नहीं, सिर्फ प्लांट बॉडी नहीं, फॉर द एनवायरमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो होप सो गाइस सबको फोटोसिंथेसिस ये लेसन समझा है, फैक्टर्स बड़े इजी थे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा रेस्पिरेशन। अब हमने इसमें देखा CO2 पानी मिलकर कैसे ग्लूकोज बनता है, अब अगले इसमें देखेंगे कि जब हम ये खाते हैं ग्लूकोज, मतलब डाइजेशन होगा, फिर ग्लूकोज ब्लड में और ग्लूकोज सेल में जाएगा, तो उसका ब्रेक डाउन करके कैसे ATP बनाई जाती है वो हमें देखना है। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, सी यू लेटर।